हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस 150 डेज की प्रारंभ सीरीज के अंदर और आज है डे 4। तो आज की इस क्लास में अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन के और भी क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। तो आज की इस क्लास में हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं और जैसा कि बेटा आप सभी को पता है 150 डेज के अंदर हम पूरा अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए पूरे हफ्ते क्लास आएगी मंडे टू सैटरडे बेटा। तो प्लीज ध्यान से वीडियो को देखें, क्लास को अटेंड करें और लास्ट तक जरूर देखें। डाउट अगर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं बेटा, उस नंबर को सेव कर लीजिए और एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स के साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी दी जाएगी और वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए कुछ क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,20,000 कि मान लीजिए बिजनेस का जो कैपिटल है, जो बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी कीमत है ₹1,20,000। आपको बिजनेस को और अच्छे से रन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने बाहर से पैसे लिए हैं और आपने बाहर से उधार पैसे लिए हैं ₹20,000। इट मीन्स हो सकता है आपने बैंक लोन लिया हो, किसी रिलेटिव से उधार ले लिया हो, तो ये सब बिजनेस के बाहर से आपने लिया, इसलिए इसको आउटसाइड लायबिलिटी बोला जाता है। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स कितनी हैं। तो बेटा देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है और दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। तो इस क्वेश्चन में अब आपको समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो बेटा, यहां पर आपके पास में लायबिलिटी हो जाती है ₹20,000 और आपके पास कैपिटल हो जाता है ₹1,20,000। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के पास जो एसेट्स है उसकी कीमत है ₹1,40,000। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई नहीं आई बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से अगर आपके पास कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, तो आप एसेट्स का, अगर एसेट्स पूछता है तो एसेट्स का वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पर हम लोग लिखा है कि एक कमिटमेंट हिज क्लोथ्स बिजनेस, कमिटमेंट मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट किया है क्लोथ का, क्लोथ बिजनेस है और 1 अप्रैल 2011 को उस बिजनेस के अंदर, मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, आप सभी को पता है बेटा कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है, जिसमें होता है एक तो ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग जो डेट होती है वो 1 अप्रैल होती है, क्लोजिंग होती है 31 मार्च बेटा। इज दैट क्लियर? इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं एक तरह से। ये एक साल का टाइम पीरियड, जैसे हम लोगों के लिए साल चालू होता है 1 जनवरी और वो साल एंड हो जाता है 31 दिसंबर, वैसे ही कंपनी हो, फर्म हो, बिजनेस हो, इनके लिए साल चालू होता है 1 अप्रैल से और अंत में हो जाता है 31 मार्च का। मतलब एक साल की जो कैलकुलेशन रहेगी वो इन दोनों के बीच में ही हमें रिकॉर्ड करनी है। तो उसके अनुसार एक बिजनेसमैन ने क्या किया, 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए और वो कितने पैसे थे बेटा? 3 लाख रुपीस उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो 1 अप्रैल को साल के स्टार्टिंग में जो उसने पैसा लगाया ये वो कैपिटल हो गया बेटा, और ये साल के स्टार्टिंग में लगाया, इसीलिए इसको ओपनिंग कैपिटल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे बच्चे? ओपनिंग कैपिटल। तो ये 3 लाख रुपीस हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाता है। 31 मार्च 2012 को एसेट्स की वैल्यू हो गई है 5 लाख। अब क्या हुआ बेटा, 31 मार्च 2012 में हमारे पास जो एसेट्स थी बेटा उसकी पूरा साल खत्म हो गया,
खत्म होने के बाद हमें पता चला हमारे पास जो एसिड्स है ना, साल खत्म होने का पता लगा पूरा एक साल हमारा बिजनेस चला। पूरा एक साल बिजनेस चलने के बाद में साल के आखिरी में हमें पता लगता है कि हमारे एसिड्स की वैल्यू 5 लाख रुपए है और हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई है पूरे एक साल के अंदर 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीस की। पूरे एक साल बिजनेस चला बेटा। साल कंप्लीट होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास एसिड से 5 लाख की और हमारे ऊपर कर्जा है 1 लाख रुपए का। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, बताओ क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। लिखा है फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये सब के सब साल के आखिरी में ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बेटा यहां पर देखो, अब ये ओपनिंग कैपिटल है बेटा, अब साल के आखिरी में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल ही निकल कर आएगा बेटा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में ऑलरेडी है। हमारे पास में साल के आखिरी के अंदर एसिड से 5 लाख रुपए, साल के आखिरी में हमारे पास लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज। फॉर्मूला ना भूलें, फॉर्मूला है एसिड्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इज दैट क्लियर बच्चे? आ रही है बात समझ में? तो देखो बेटा यहां पर हमारे पास एसिड से 5 लाख रुपीस की, हमारे पास लायबिलिटी है 1 लाख रुपीस की, कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को यहां भेज देंगे, तो 5 लाख माइनस 1 लाख, तो आपका जो कैपिटल है बेटा वो कितना हो जाएगा बच्चे? हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा सर वो आएगा 4 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो, कमेंट बॉक्स भी चालू है, नंबर भी चालू है, दोनों जगह पे जहां आपको अच्छा लगे वहां पूछ सकते हैं। बट अगर डाउट आता है तो डाउट जरूर क्लियर करना है। इस क्लास में आप आए हो तो मैं ये समझता हूं डाउट लेकर आए हो, बट इस क्लास को जब ऑफ करेंगे हम तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल चुका है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होता है। देखो बेटा प्रॉफिट निकालना है तो देखो साल के आखिरी में आपका कैपिटल कितना रहा? 4 लाख रुपीस रहा सर। और साल के स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? सर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे मैंने सर। आखिरी ये 3 लाख रुपए आपका क्या हो गया बेटा? ओपनिंग कैपिटल हो गया। और ये आपका क्या हो गया बेटा? क्लोजिंग कैपिटल हो गया। जब हमने इसको सही से लिख देता हूं, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें पैसा डाला तब हमने 3 लाख रुपए डाला। साल के आखिरी में हमारा बिजनेस के जो कैपिटल है उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमारा आ रहा है वही हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए है बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल। इज दैट क्लियर? यहां तक अच्छे समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं बच्चे, ठीक है? एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का ही ले लेते हैं, चलो, ताकि और जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन करवाया था बच्चों। अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो व्हाट्सएप करो हमें, हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन करो बेटा। वहां पर मैं आपको और भी पीडीएफ दूंगा, वहां प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप वहां मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको उसका पूरा सोल्यूशन निकाल कर दूंगा। इज दैट क्लियर? तो जुड़े रहो, पूरी अकाउंटिंग अच्छी कर दूंगा इन 150 डेज में आप लोगों की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि कहा गया है योगेश नाम का एक बंदा है, कमेंसमेंट बिजनेस, कमेंसमेंट मतलब बिजनेस, मतलब वो योगेश बिजनेस स्टार्ट करता है 1 अप्रैल 2011 को और बिजनेस में कैपिटल डालता है 5 लाख रुपीस। ये रहा 2011। तो मतलब ओपनिंग जो कैपिटल है उस भाई ने बिजनेस में डाले 5 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर बेटा? आगे लिखा है उस भाई ने जो है लोन भी लिया है, लायबिलिटी भी है उसके ऊपर 1 लाख रुपीस की। तो ये लायबिलिटीज भी हो गई उसके ऊपर रुपीस 1 लाख की। किसी बैंक से लोन लिया है, सिटी बैंक के नाम से। 31 मार्च 2012 में एसिड्स की वैल्यू हो गई है 8 लाख रुपए। 31 मार्च 2012 में उसके पास एसिड्स जो हैं
वो बन चुकी हैं। अब कितने की एसेट्स बन चुकी हैं बेटा? 8 लाख रुपीस की बन चुकी हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट आपको यहां पर बताना है बेटा। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको यहां पर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला विल रिमेन सेम कि एसेट्स है सर, लायबिलिटी भी है सर, ठीक है, और प्लस कर देंगे सर कैपिटल के साथ में। साल के आखिरी में कर रहे ना बेटा। अगर मैं इसको क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग, क्योंकि लायबिलिटी में पूरे एक साल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया बेटा, पूरे साल भर के अंदर लायबिलिटी 1 लाख की 1 लाख ही थी। तो अगर मैं इस लायबिलिटी को क्लोजिंग लायबिलिटी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि साल के आखिरी में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसको भी क्योंकि साल के आखिरी में हमें पता लगा कि एसेट्स की वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो मैं इसे भी क्लोजिंग एसेट्स बोल सकता हूं बेटा। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? तो देखो बेटा, यहां पर एसेट्स है हमारे पास में 8 लाख रुपीस की, लायबिलिटी है 1 लाख रुपीस की, हमारे पास कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो आ जाएगा 8 लाख रुपीस माइनस 1 लाख रुपीस, तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गया 7 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है। इज दैट क्लियर? अब अपन से प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग, क्या लिख रहा हूं मैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीस है बेटा, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीस है बच्चे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 6 लाख रुपीस का। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछ लो बच्चों, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी। सॉरी, 7 लाख माइनस 5 लाख है ना, सॉरी 7 लाख माइनस 5 लाख, तो ये हो गया हमारे पास में 2 लाख रुपीस हमारे पास में आ गया। मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना, सॉरी बच्चों, है ना, पता नहीं कहां दिमाग चला गया पढ़ाते पढ़ाते। तो 7 लाख माइनस यहां पर क्या आ गया बेटा आपका 2 लाख रुपीस प्रॉफिट आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका रटना नहीं है बेटा, देखो रटोगे तो समझ नहीं पाओगे और भूल जाओगे इन फॉर्मूले को। समझो बस कि क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है। इज दैट क्लियर? वो चीज समझ में आ गई ना, तो रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप लोग फॉर्मूले बना लोगे और आप आराम से अपना क्वेश्चन कर लोगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे के लिए क्या है, मैं आपको आज एक टी शेप अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अब ये टी शेप अकाउंट किसे कहते हैं बेटा? ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी है आप लोगों को अकाउंट बनाकर उसमें एंट्री सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। देखो बेटा, ध्यान से देखना और समझना उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट रुको बेटा, कि ओपन टी शेप अकाउंट आपको बनाना है मशीन के नाम से, और आपको नीचे जो है कुछ उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। इज दैट क्लियर? तो देखो, अपन मशीन अकाउंट बनाएंगे, इस मशीन अकाउंट को ही टी शेप अकाउंट बोला जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये बस, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा बेटा, ये हमारा पर्टिक्यूलर हो जाएगा, ये भी हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा पर्टिक्यूलर हो जाएगा, ये डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्रेडिट साइड कहलाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, डेबिट साइड में आपको कब एंट्री करनी है? डेबिट साइड में सर हमें जब एंट्री करनी है मशीन का डेबिट साइड, ये जो डेबिट है ना ये मशीन के लिए है, अंदर वालों के लिए नहीं है। ये जो क्रेडिट है मशीन के लिए है बेटा। आई बात समझ में? तो मशीन में डेबिट साइड, मशीन के डेबिट साइड में कोई भी एंट्री हम जब करेंगे बच्चे, जब अगर हमसे कोई कहेगा कि भैया मशीन इंक्रीज हो रही है, मशीन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अब मशीन की वैल्यू हमारे बिजनेस में इंक्रीज कब होगी? हो सकता है कि हम और नई मशीन परचेस कर रहे हो। जब हम नई मशीन परचेस करेंगे तो हमारी टोटल मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी बेटा,
और जब भी मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर जब भी मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब सर डिक्रीज कैसे कैसे हो सकती है? तो बेटा डिक्रीज हो सकती है या तो आपने मशीन बेच दी हो, या आपकी मशीन खराब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, रिकॉर्डेड इंक्रीज इन मशीन, यहां देखो लिख देता हूं रिकॉर्डेड, क्या लिखना है? रिकॉर्डेड इंक्रीज इन मशीन इन दिस साइड, ऐसे लिख रहा हूं याद रखने के लिए आप लोगों को ना, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना। और यही ऐसे हमें यहां लिख देना है रिकॉर्डेड डिक्रीज इन मशीन ऑन दिस साइड, इन लिख दिया क्या मैंने? यहां पर ऑन लिखना, सॉरी, इन दिस साइड बेटा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं इसको। लिखा है कि मशीन परचेज किया है हमने फॉर कैश, अब फॉर लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना कैश लिखा हुआ है ना ही क्रेडिट लिखा है। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए मशीन परचेज या कोई भी चीज परचेज कर रहे हो और उसके आगे कैश और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप कैश में मानना बेटा उसको, ठीक है ना। तो हम यहां पर फॉर कैश 5 लाख रुपए, अब देखो बेटा हमारी मशीन 5 लाख से इंक्रीज हो रही है ना बेटा, तो हम लोग यहां लिख देंगे टू कैश, हमने मशीन परचेज किया 5 लाख रुपीज, यहां हम एंट्री उसकी कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है मशीन सोल्ड, आपने मशीन बेच दिया, इसके आगे भी कोई ना कैश ना क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, तो हम कैश में मानेंगे। अब मशीन बेच दिया तो हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई बेटा, तो डिक्रीज की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। बाय कैश मशीन 1,20,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं मशीन डिस्कार्टेड, मशीन डिस्कार्टेड हो गई मतलब खराब मशीन थी, आपने स्क्रैप में निकाल दिया बेटा उसको, तो उससे भी आपकी मशीन कम हो गई बेटा। खराब मशीन थी, आपने स्क्रैप में निकाल दिया बेटा उसको, तो यहां लिख देंगे बाय कैश, पैसा आया ना बेटा, बट मशीन की वैल्यू क्योंकि वो खराब मशीन थी वो बेच दी, अब टोटल जो मशीन है आपके पास वो कम हो गई। इसको ऐसे समझो बेटा, आपके पास 10 मशीनें हैं, 10 में अगर एक और परचेस करते हो तो 11 हो जाती, तो बढ़ रही है तो आप डेबिट साइड लिखोगे। अब 11 मशीन में से एक मशीन खराब हो गई थी तो स्क्रैप में उसको बेच दिया आपने, तो 11 से वापस 10 हो गई, मतलब कम हो गई तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बेटा। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज आपको लिखना है डिस्कार्डेड, ठीक है। और कितने में गया बेटा उसका डिस्कार्डेड वैल्यू? 50,000 रुपीज से कम हो गई आपकी मशीन। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, आगे है न्यू मशीन परचेज करिए 2 लाख रुपीज की। अब आपने एक और मशीन परचेज करी है बेटा, आपने एक और मशीन परचेज करी, इससे आपकी वैल्यू क्या हो गई? मशीन की बढ़ गई, तो 2 कैश मशीन परचेज किया बेटा आप लोगों ने, 2 लाख रुपीज यहां पर वापस ऐड हो गया। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, आगे है उसके बाद में मशीन डेस्ट्रॉय, आपकी मशीन जो है डेस्ट्रॉय होगी, हो सकता है आग लगने से आपकी मशीन खराब हो गई, जल गई, वो किसी काम की नहीं है, वो खराब हो गई, डेस्ट्रॉय होगी, जल गई ना बेटा, वो तो डेस्ट्रॉय होगी, खत्म होगी वो, तो वो कितने, उसकी मशीन की वैल्यू है 40,000, तो 40,000 की मशीन आपकी डेस्ट्रॉय हो गई। इसका मतलब यह है टोटल मशीन में से 40,000 की मशीन कम हो गई, और कम की एंट्री हम कहां करेंगे? हम करेंगे उसकी क्रेडिट साइड में। तो बाय मशीन डेस्ट्रॉयड, ठीक है, 40,000। अब क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अब अपन क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे बेटा। ये बैलेंस शीट नहीं है कि इनका ऑटोमेटिकली दोनों तरफ का बैलेंस सेम आएगा बेटा, डिफरेंट भी आ सकता है, और डिफरेंट ही आएगा। ये 7 लाख रुपीज हो गया बेटा, ये यहां पर हो गया आपका 1,50,000, 60, 70, 1,190, और ये 2,10,000 रुपीज आपकी इसकी वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया इसके अंदर, ये इसका टोटल और ये इसका टोटल। बट बेटा देखो क्या है, बैलेंस शीट तो नहीं है, दोनों तरफ जरूरी नहीं है सेम आए, बैलेंस शीट में तो जरूरी है दोनों तरफ सेम आना। इज दैट क्लियर? इन बैलेंस शीट के अलावा जो और आप अकाउंट बनाओगे उनमें जरूरी नहीं है दोनों तरफ बैलेंस सेम आए, कम ज्यादा आएगा ही आएगा। तो जिधर कम होगा ना उधर हम बैलेंसिंग अमाउंट लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं देखो,
ये मैं यहां पर 7 लाख रुपीज लिख रहा हूं, इसको मैंने क्लोज कर दिया बेटा। यहां पर मैंने दोबारा से 7 लाख रुपीज लिख दिया। अब मैं यहां पर लिखूंगा बाय बैलेंस। क्या लिखूंगा बेटा? बाय बैलेंस। अब इनमें जो डिफरेंस आएगा वो लिख देंगे बेटा। 7 लाख में से 2,10,000 रुपीज है ना, 7 लाख माइनस 2,10,000 लेस करेंगे 4,90,000 रुपीज, यहां हम लिखेंगे। अब देखो बेटा 4,90,000 को 2,10,000 से करेंगे तो 7 लाख आ गया, दोनों तरफ मैच हो गया बेटा बैलेंस। तो ये बैलेंस लिखना जरूरी है। जिस भी साइड कम आएगा, जरूरी नहीं यहां पर क्रेडिट साइड कम आए, कई बार डेबिट साइड में भी कम आ जाता है, तो जिधर की साइड आएगा जितना कम उतना ही बैलेंस आपको वहां लिख देना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट के अलावा जितने भी अकाउंट होंगे सबके अंदर बैलेंस करना ही पड़ेगा। और अगर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस करना पड़ गया तो मतलब आपने उस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस ही रहता है, क्योंकि उसका नाम ही बैलेंस है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई शंका है तो बताइए बेटा, पूछ लीजिए आप लोग मेरे से। आ गई बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो चलो अच्छी बात है अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आज की इस क्लास में मैंने आपके लिए बताए बेटा। इसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उन क्वेश्चन के अंदर और भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे जिसमें आपको डाउट आएंगे। जब उस डाउट को आप मेरे साथ मिलकर इंडिविजुअली सॉल्व करना सीखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएंगे बेटा। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कर लीजिए, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। उन क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा और आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा बेटा। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट रुको, एक बात बोलना भूल गया। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। बाकी सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दो जिनके पास कॉमर्स है ना, साइंस वालों को नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।